है कि विद्युत जो बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया था। तो आपके ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, टेस्ला, बेल, मार्कोनी। तो विद्युत बल्ब आप जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, कब किया था? बल्ब का आविष्कार हुआ था 1879, 1879, 1879 ईस्वी में बल्ब का आविष्कार हुआ था। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, जो बल्ब के अंदर धातु जो लगा होता है, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, वो किस धातु का होता है, मतलब किस धातु का फिलामेंट वो होता है? तो आप कहेंगे टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का जो यूनिट होता है, एसआई इकाई होती है, वो क्या होती है? तो आप कहेंगे एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, आपको ये भी पता होगा। अच्छा बताओ कि बल्ब में ऊर्जा का जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जो परिवर्तन होता है बल्ब में ऊर्जा का। तो आप कहेंगे पहले विद्युत जाता है, विद्युत ऊर्जा से क्या होता है, वो बल्ब प्रकाश करने लगता है। तो यानी विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, आपको इतना याद रख लेना है। अगला देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, परंपरागत रूप से कौन सा खेल है जो माना जाता है? तो भारत का, अगर मैं आपसे जिससे बात करूं, तो भारत का कोई ऐसा आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन सबसे लोकप्रिय खेल हम किसे मानते हैं? क्रिकेट को मानते हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल अगर मैं आपसे बात करूं तो वो हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे लोकप्रिय खेल आप जानते हैं क्रिकेट है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस आप 29 अगस्त जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त किसकी जयंती है? तो आपको इतना याद रख लेना कि ध्यानचंद की। ठीक है, अगला देखें, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिज़ाइन किया था? तो आपके ऑप्शन है, देखिए कौन कौन से। महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किया था। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और 22 जुलाई 1947 को, यानी भारत की आज़ादी से लगभग एक महीने पहले, लगभग एक महीने नहीं कहेंगे, आप कहेंगे जुलाई चल रहा है तो 24 दिन पहले। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। और ध्वज में कितने रंग होते हैं आप जानते हैं? 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। बीच में जो चक्र बना होता है उसे अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें टोटल 24 तीलियाँ होती हैं। इतना याद रख लेना है बस। अगला देखिए, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह जानते हैं, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे बोहर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। छल्लो, जिसके चारों तरफ छल्ले होते हैं, मतलब लगे होते हैं, वो तो सभी ग्रह के लगभग होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, तो वो आप कहेंगे शनि ग्रह के पास। ठीक, इतना आपको याद रखना, ज़्यादा नहीं। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला ऐसा कौन सा अंग है? तो मानव शरीर में रक्त को पंप करता है, वो क्या करता है? हृदय यानी हार्ट। ठीक है, हृदय, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हृदय में कितने कक्ष होते हैं आप जानते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, और हृदय की जो धड़कन है वो कितने प्रति मिनट धड़कती है, यानी 1 मिनट में कितनी बार एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है? लगभग 72 से 75 बार। ठीक है, इतना याद रख लेना है। और रक्त को शुद्धिकरण जो रक्त का होता है वो कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे फेफड़े में होता है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और याद रख लीजिए कि रक्त संचार तंत्र की जो खोज की थी विलियम हार्वे ने की थी। बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। अगला यहाँ बताइए कि जो भारत का पहला उपग्रह था वो कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट। तो बताइए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आप कहेंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण वर्ष 1975 है। ठीक है, और यह किसका उपग्रह था? नहीं सॉरी, ये किस प्रकार का उपग्रह था? वैज्ञानिक उपग्रह। इसमें क्या है ज़्यादा, ये याद नहीं रखना है। हाँ, ये याद रखना है कि जो भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको किस संस्था ने लॉन्च किया था? किस अंतरिक्ष संस्था ने लॉन्च किया था? किस कंपनी ने लॉन्च किया था? तो आप कहेंगे इसरो। इसरो अपने देश की है अंतरिक्ष संस्था, आप जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किस धातु को तरल अवस्था में पाया जाता है? लोहा, पारा, सोना, तांबा। तो आप कहेंगे पारे को तरल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, पारे का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं, रासायनिक प्रतीक जिसे बोलते हैं Hg होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक यानी वो किस नंबर पे आता है? जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, हीलियम दूसरे पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से। तो वैसे ही वो पारा जो आता है 80 आता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, 80
आता है, ठीक है। और सामान्य तापमान पर जो तरल धातु है वो पारा ही है। थर्मामीटर में जो प्रयुक्त धातु है वो भी पारा ही है। अगला देखिए, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो आप कहेंगे संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ मतलब हाँ क्या बोलेंगे, उसका क्षेत्रफल जो एशिया का है लगभग 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है एशिया का पूरा क्षेत्रफल। आप जानते हैं विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, ठीक है। और एशिया में सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट, आप जानते ही हैं, ठीक है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इनका उपनाम आप जानते ही हैं, इनको चाचा नेहरू के नाम से इन्हें जानते हैं। पहला जो भाषण क्या बोलते हैं, पहला भारत दिवस भाषण जो है 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले उन्होंने दिया था। संविधान सभा के अध्यक्ष अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको इतना याद रख लेना है। अब मैं जो आपको की पॉइंट बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया और यहाँ पर ये दे दिया, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही आ सकता है, कुछ भी वो आ सकता है। तो विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है। प्रतिरोध को मापने का यंत्र आप जानते हैं ओम मीटर होता है। अब प्रतिरोध का सूत्र आप जानते हैं R = V/I होता है, जिससे V वोल्ट होते हैं, I क्या होता है? I हमारा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। तो क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट। वोल्टेज की जो मात्रक होती है वो वोल्ट होती है, और एम्पियर जो धारा या करंट की जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। बस, और क्या इसमें याद रखेंगे? अगला देखें, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कहाँ पे होती है? कान पे होती है, कान के मध्य में होती है, स्टेपिस जिसको बोलते हैं। मैंने आपको सबसे बड़ी हड्डी भी बताया, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी भी बताया आपको, ठीक। सबसे बड़ी हड्डी क्या बोलते हैं? फीमर, जांग की होती है। सबसे छोटी कान की स्टेपिस होती है, नाम है उसका। और मैं आपसे अगर पूछूं सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो आप कहेंगे जबड़े की होती है सबसे मजबूत हड्डी। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में क्या स्वस्थ नहीं, एक मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क, तो आप कहेंगे 206। और एक नवजात शिशु जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 होती हैं, क्योंकि जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना तो उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ती जाती हैं, फिर जाकर 206 हो जाती हैं। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना तो उनकी 300 हड्डियाँ होती हैं, नवजात शिशु की छोटी छोटी होती हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो हड्डियाँ आपस में जुड़ती जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यार ये तो पीपल है, ठीक है। इतना नहीं याद रखना है, ये तो आसान है ये सब। अच्छा, इसमें एक याद रखिएगा कि जो पीपल से संबंधित एक त्यौहार भी मनाया जाता है जिसे वट सावित्री कहते हैं। ये तो पूछा कभी नहीं गया, पूछा भी नहीं जाएगा, इसको इतना ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि यूपी होमगार्ड में हो सकता है पूछ लिया जाए भारत का कोई राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय ध्वज, इस तरीके से, क्योंकि पेपर आसान आएगा लेकिन कंपटीशन तगड़ा रहेगा उसमें भी। गैसों का दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? गैसों का दाब मापने वाले यंत्र को मैनोमीटर कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। और वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। और एसआई में जो दाब यानी प्रेशर की जो इकाई होती है वो पास्कल होती है, ठीक है। और क्या इसमें याद करेंगे? मैनोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, तापमान की, हाइड्रोमीटर किसे कहते हैं यार, ये मुझे आप बताइएगा। मैनोमीटर तो हो गया गैस को दाब को मापने वाला यंत्र, वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर, तापमान को मापने वाला थर्मामीटर तो आप जानते हैं। भारत में जो सबसे पहले रेलवे शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? 1853, 1860, 1875, 1800। तो इसका सही जवाब होगा 1853 में। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? सबसे पहली बार रेलवे 1853 में चली थी, और इसकी जो दूरी थी 34 किलोमीटर थी, ये याद रखिएगा। और कहाँ से कहाँ चली थी? बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। पहले मुंबई को बॉम्बे कहते थे, अब मुंबई कहते। देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा, भारत में सबसे पहले रेलवे कब शुरू हुआ? सबसे पहला, फर्स्ट, आप कहेंगे 1853। अगर मैं आपसे पूछूं इसने टोटल कितनी दूरी तय की उस समय जब पहली बार चली, तो आप कहेंगे 34 किलोमीटर की दूरी थी लगभग। और कौन सा मार्ग था सबसे पहला जब वो चली थी? तो आप कहेंगे मुंबई से ठाणे के, ठीक है। इतना याद रखना है। और ये भाप इंजन था, लोकोमोटिव जिसको बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, रेलवे का उद्देश्य क्या था भारत में 1853 में लाने का? क्या बोलते हैं, जो सामान होते हैं और यात्रियों का परिवहन को आसान एक तरीके से बनाने के लिए, खर्चा भी कम लगे। आप जानते हैं ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही आसान है। आसान का मतलब वो सस्ता है। ठीक है, अगला देखें। सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्थलीय जीव, ये तो चीता है, इस सबको नहीं याद रखना ज़्यादा। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के शासक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के, चोल वंश, पाल वंश। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश। ये मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। मौर्य वंश की स्थापना जो इन्होंने किया था 321 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, 321 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसे आज हम बिहार की राजधानी पटना के रूप में जानते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं जो ये मौर्य वंश था, इसमें अगर सबसे प्रसिद्ध मैं शासक की बात करूं, सबसे सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस जो सम्राट हुआ वो अशोक थे। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के आप जानते हैं गुरु चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में, तीनों के नाम में के रूप में इन्हें जाना जाता है। तीनों नाम हैं इनके, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। अगला बताइए कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तना, पत्ती, फूल, जड़। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है इस ऑप्शन के हिसाब से। अगर पौधा होता तो पौधा पे लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि पौधे में ही पत्तियां होती हैं तो इसीलिए। तने में नहीं होता, फूल में भी नहीं होता, जड़ में भी नहीं होता। ये क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जब क्या बोलते हैं, सूर्य से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं यार? घटक नहीं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक का मतलब यही पेड़ पौधे जो जीवित हैं एक तरीके से आ जाएंगे। अजैविक घटक में जैसे आपके मैंने पढ़ा था ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, अजैविक घटक में आपके वो आ जाएंगे, जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, पर्यावरण हो गया। ये सब क्या है? अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में जो जीवित हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु वगैरह। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे जो यूजफुल, आवश्यक जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम जानते हैं कि हम जो सांस अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब बाहर छोड़ते हैं एक होता है इनहेल। इनहेल का मतलब अपने अंदर समाहित करना, अपने अंदर लेना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? इनहेल को क्या लेते हैं? मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। और एक्सेल क्या करते हैं? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हम छोड़ते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु, अरे यार ये सब इतना आसान प्रश्न थोड़ी ना है। ये वाला देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड कहीं कहीं पे दिया रहता है। तो दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आप जानते ही हैं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, प्रकाश की गति आप जानते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या उसको मीटर पर सेकंड में बदले तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष की सबसे छोटी इकाई, प्रकाश वर्ष को किस में मापते हैं? मतलब दूरी में मापते हैं ना। प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है वो दूरी होती है। प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं कि मतलब एक साल में प्रकाश जितना ट्रैवल करेगी उसे एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। यानी देखिए, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का मतलब आप समझ रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर दूरी ट्रैवल करेगी एक सेकेंड में। यानी एक सेकेंड में प्रकाश, यानी जो लाइट डिस्टेंस कवर करेगी वो 3 लाख किलोमीटर करेगी। तो आप समझ लीजिए कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो वैसे 365 दिन में कितने, यानी एक साल में कितने क्या बोलते हैं सेकेंड होंगे, तो उसमें कितनी दूरी ट्रैवल कर चुकी होगी। उसी को, जो पूरे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष ही कहते हैं, और ये दूरी को मापने की इकाई है। ठीक है, अगला देखें, कौन सा जो विटामिन है सूर्य से प्राप्त होता है? विटामिन C, D, A, B। तो विटामिन D प्राप्त होता है। विटामिन D के लिए क्या है जरूरी? कि हड्डियों में कैल्शियम देता है मतलब। ठीक है, और सूर्य के विटामिन का स्रोत क्या? अगर धूप ना मिले सूर्य से, आप जानते हैं विटामिन D अगर ठंडी में, आप जानते होंगे ठंडी में आप धूप सेकते हैं तो उससे भी आपको विटामिन D मिलता है। ठीक है, धूप सेकते हैं तो विटामिन D ही मिलता है। अगर मान लीजिए सूर्य के प्रकाश से ना मिले तो और किससे किससे विटामिन D का सोर्स है? तो आप कहेंगे मछली का तेल और अंडा, ये क्या है? विटामिन D के स्रोत हैं। विटामिन D अगर कमी हो जाए तो उसके कौन सा रोग होता है? रिकेटस ऐसा कुछ है। ठीक है, तो होता है। विटामिन D अगर मैं बात करूँ जल में घुलनशील है या वसा में, तो आप कहेंगे जल में वसा में घुलनशील है। ठीक है, अगला देखिए, और विटामिन A का नाम है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इससे बेरी रोग होता है। विटामिन B का नहीं पता, लेकिन इससे होता है स्कर्वी रोग होता है।
भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इसका सही जवाब बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, ठीक है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, इसे पहली बार कब गाया गया अगर मैं आपसे पूछूं तो 27 दिसंबर 1911। आपको याद रख लेना है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय गान को गाया तो गया, लेकिन इसको अपनाया कब गया? इसको तो गा लिया जाएगा, लेकिन ऑफिशियल इसको अनाउंस किया जाएगा ना कि ये भारत का राष्ट्रगान हो गया है, इसे ऑफिशियल सरकार द्वारा कर दिया जाएगा। तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को आप एक बार कवर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।